कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो एंग्लो मराठा वॉर है हमारी, जो हमें स्टडी करनी है। एंग्लो मैसूर हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग एक बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जो मराठा एम्पायर है वो शिवाजी द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, और जो शिवाजी के दो बेटे थे, डेट इज़ संभाजी एंड राजा राम। जो राजा राम है उनकी वाइफ थी ताराबाई, और जो संभाजी है उनके भी बेटे थे, डेट इज़ शाहू। और जो राजा राम है उसके बेटे का नाम था शिवाजी सेकंड। अब बेसिकली ये बताया क्यों जा रहा है, बिकॉज हमें एक बैटल देखनी है, उसका नाम है बैटल ऑफ खेड़, जो 12 अक्टूबर बैटल ऑफ खेड़ है। बैटल ऑफ खेड़ जो 12 अक्टूबर 1707 में हुई थी। ये बैकग्राउंड जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अभी अब जो हम नाम डिस्कस करेंगे वो इसमें रेपिटेटिवली आएंगे। अब बैटल ऑफ खेड़ में हुआ क्या था कि जो साहू हैं उन्हें रिलीज़ कर दिया गया था बहादुर शाह के द्वारा आफ्टर औरंगजेब डेथ इन 1707। और उसके बाद जो बैटल ऑफ खेड़ होती है शाहू और ताराबाई के बीच में, तो शाहू है जो अभी आपको बताया गया कि जो संभाजी उनका बेटा था, जो अभी की शिवाजी का ग्रैंडसन। और जो ताराबाई है वो जो राजा राम है उनकी वाइफ थी। तो जो शाहू है वो हरा देता है ताराबाई को, और जो साहू है वो सतारा को एक्यूपाइड कर लेता है, सतारा को। अब जो मराठा किंगडम है वो दो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। और जो सतारा है वो अंडर आ जाता है शाहू, बिकॉज उन्होंने जीत लिया है। और जो कोल्हापुर है वो भी एक मराठे का ही कॉन्फेडरेसी का पार्ट है। कॉन्फेडरेसी मीन्स एक संघ, वो वर्ड भी अभी यहाँ पे यूज़ होगा, तो ये ध्यान रखिए आप। वो ताराबाई के अंदर आ जाता है। अब जो साहू है जिन्होंने सतारा जीता है वो छत्रपति अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं। अब राइज होता है पेशवा का। अब जो शाहू हैं जो छत्रपति बन चुके हैं वो बालाजी विश्वनाथ को पेशवा डिक्लेयर कर देते हैं 1713 के अंदर। और इसी टाइम से जो ऑफिस है पेशवा का सुप्रीम हो जाता है, और जो छत्रपति का एक फिगर हेड रह जाता है। आप समझ सकते हैं जो पेशवा है, ऑफिस ऑफ पेशवा, वो डिफेक्टो है, और जो छत्रपति का है वो डी जूर है, जो हम प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए भी ये वर्ड यूज़ करते हैं कि जो डी जूर होता है वो नॉमिनल हेड होता है एंड डी फैक्टो इज द रियल हेड। तो जो पेशवा का ऑफिस है वो रियल हेड हो चुका है। अब जो पेशवा है वो थे कौन, तो ये बेसिकली भट्ट फैमिली थी, उससे बिलोंग करते थे। भट्ट फैमिली उससे बिलोंग करते थे, और ये कंट्रोल करते थे मराठा की आर्मी को, और लेटर ये बिकम डी फैक्टो रूलर ऑफ द मराठा एम्पायर। और जो पेशवा जो हुए हैं भट्ट फैमिली से, वो एक बार देख लेते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम कि जो फर्स्ट पेशवा थे डेट इज़ बालाजी विश्वनाथ, जो सोनी टीवी पे सीरियल भी चला था, कि आप उस पर भी, आपको जिसने नहीं देखा एक बार देखिए ज़रूर, आपको पूरा ही क्लियर हो जाता है जब इंटरेस्ट लेते हैं आप चीज़ों में। तो फर्स्ट इज़ बालाजी विश्वनाथ, सेकंड इनके आते हैं बाजीराव, और फिर है बालाजी बाजीराव थर्ड नंबर पे, फोर्थ आते हैं जो माधवराव। तो आप बेसिकली सीक्वेंस देखेंगे तो पूरी, वेट अ मिनट। तो जो आते हैं तो फर्स्ट है बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। अब उनके ही नीचे आते हैं फिर उनके बेटे, जो सेकंड होता है पेशवा बाजीराव, और नीचे थर्ड होते हैं बालाजी बाजीराव, और फिर फोर्थ आते हैं माधवराव पेशवा, जो भी आपने नाम भी पढ़ा है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं ये माधवराव नेम, माधवराव। फिर इनके बाद आते हैं नारायण राव, देन कम की रघुनाथ राव, जो हमने पढ़ा था वहाँ पे भी जब अब्दाली का हमने पढ़ा था, इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट में। तो जो नजीबुद्दौला होता है जो मीर बख्शी के लिए जब अब्दाली उनको छोड़ के जाता है तो उनको हटा देता है रघुनाथ राव ही, तो रघुनाथ राव। नेक्स्ट इनके बाद आते हैं जो ये सवाल माधव राव सेकंड नारायण, देन लास्ट केम की बाजीराव सेकंड। तो बेसिकली आपको ये पूरा ही यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए ये जो पेशवा का आपको बताया है। तो आप वीडियो को आराम से सुन के लिख लिख के इनको एक बार क्लियर कर लीजिए। अब देखते हैं एंग्लो मराठा स्ट्रगल फॉर द सुप्रीमेसी। अब राइज ऑफ मराठास देख लेते हैं कि एज द मुगल अगर एम्पायर डिक्लाइन हुआ, एक जब इन स्ट्रॉन्गेस्ट और हार्डेस्ट एम्पायर उस टाइम का जो था वो मराठास था, उनके पास एक चांस था कि राइज करें पावर में।
और वो कंट्रोल करते थे लार्ज पोर्शन कंट्री का। कि आप मैप्स को अभी एक बार ज़रूर देखें कि जो बीच का मोस्टली एरिया था वो सारा ही इंडिया का ये मराठास के अंडर में आता था। एंड बिसाइड दिंग दे ऑल्सो रिसीव ट्रिब्यूट भी रिसीव करते थे फ्रॉम द एरियाज जो इनके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं था। एंड बाय द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी ये लाहौर के अंदर थे, थिंकिंग ऑफ कि रूल कर सके, बिकमिंग अ रूलर ऑफ द नॉर्थ इंडियन एम्पायर। और मुगल के कोर्ट में थे, रूल कर रहे थे किंग मेकर का। लेकिन बैटल ऑफ पानीपत से, थर्ड बैटल जो 1761 में हुई थी, जो इन्हें डिफीट कर दिया गया था अहमद शाह अब्दाली द्वारा, इसने सिचुएशन को चेंज कर दिया गया और ये रीग्रुप हुए, रीगेन की इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ। और विद इन अ डिकेड, एक दशक में ही इन्होंने अपनी जो पोजीशन है वो अचीव कर ली, पावर इन इंडिया। और जो बाजीराव वन है जो 1720 से 1740 वो ग्रेटेस्ट रहे हैं कंसिडर ऑफ ऑल द पेशवास। एंड जो आपको बताया गया था कि बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बालाजी आए थे। जो मराठा चीफ्स थे वो मैनेज कर टू रैपिडली एक्सपेंड कर पाए मराठा एम्पायर को, और टू सम एक्सटेंड कि अपीज भी कर पाए जो क्षेत्रीय सेक्शन था मराठास का। बिकॉज जो पेशवा थे वो ब्राह्मण्स थे, लेड बाय द सेनापति ददोबी। और अंडर द अरेंजमेंट जो मराठा कॉन्फेडरेसी का था, जो मराठा का संघ था पूरा, कि डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट रूलर्स इन्होंने बिठा रखे थे, कि जैसे अभी आगे पढ़ेंगे कि ईच प्रोमिनेंट फैमिली अंडर अ चीफ वर असाइन अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसमें उसे सपोज किया जाता था कि वो उसे जीते और रूल करे, बट इन द नेम ऑफ द मराठा किंग साहू, जो हमने ऊपर आपको बताया था शिवाजी के ग्रैंडसन, वही जो छत्रपति बन गए थे, उन्होंने ही बालाजी विश्वनाथ को पेशवा जो अपॉइंट किया था वो डी फैक्टर रूलर। मराठा जो फैमिली थे वो इमर्ज हुए, प्रोमिनेंट वर, जो आपको ऊपर बताए जा रहे थे कि कॉन्फेडरेसी में डिफरेंट एरिया के डिफरेंट रूलर थे। फर्स्ट इज गेवाड़ ऑफ बड़ौदा, जो भोसले थे वो नागपुर में, होलकर इंदौर के, शिंदियाज थे ग्वालियर के अंदर, और पेशवा थे पूना के। ये लास्ट का एक तो याद रखेंगे आप पीपी से। और जो कॉन्फेडरेसी थी अंडर बाजीराव वन टू द माधवराव वन, जो आपको पूरी ही सीक्वेंस बताई गई थी कि माधवराव कौन से नंबर के थे, आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि पूरी सीक्वेंस आपको एक बार बताई गई थी। और अभी आगे भी ये नेम आने वाले हैं कि माधव राव आएंगे। उसके बाद आपको बताया गया था नारायण राव, देन रघुनाथ राव। तो जो डिफीट थी पानीपत की एंड लेटर जो डेथ हुई यंग पेशवा माधव राव की 1772 में, 1772 में, उसने वीक कर दिया कंट्रोल जो पेशवा का इस कॉन्फेडरेसी के ऊपर। दो जो चीफ्स है ऑफ द कॉन्फेडरेसी वो यूनाइटेड थे ओकेजन्स के ऊपर, एज द ब्रिटिश मोर ऑफन दे क्वेल्ड अमंग देमसेल्फ। तो आगे देख लेते हैं एंट्री इंग्लिश की मराठा पॉलिटिक्स के अंदर। एंड द ईयर बिटवीन कि जो 18th सेंचुरी का लास्ट क्वार्टर था एंड द फर्स्ट क्वार्टर जो 19th सेंचुरी का, उसने विटनेस किया मराठास को और इंग्लिश का क्लैश 3 बार फॉर द पॉलिटिकल सुपरमेसी, एंड विद द इंग्लिश इमर्जिंग विक्टोरियस इन द एंड, की इंग्लिश की जीत हुई इसमें एंड में। जो भी क्लैशेज हुए, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, और जो कोज था इस कन्फ्लिक्ट का वाज इनऑर्डिनेट एम्बिशन, इंग्लिश का जो एम्बिशियस थे वो डिवाइड कर दिया जो हाउस है मराठास का, जेट अनकरेज द इंग्लिश कि वो अब होप कर सकें फॉर द सक्सेस इन देयर वेंचर। और जो इंग्लिश थे बॉम्बे के अंदर वो चाहते थे कि एस्टेब्लिश करें गवर्नमेंट ऑन द लाइन्स, जो किस लाइन पे, जो क्लाइव ने ऑलरेडी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की हुई थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, जैसे हम DBO से याद भी किया था। सो इट वॉज अ लॉन्ग फॉर अपॉर्चुनिटी इंग्लिश के लिए कि वो एक सक्सेस पाएँ, और जब मराठा किंगडम ऑलरेडी डिवाइडेड पड़ा है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ईयर 1775 to 82। बैकग्राउंड देख लेते हैं कि माधवराव की डेथ के बाद 1772 में, अब आपको लिस्ट में याद होगा कि माधवराव के बाद नारायण राव आए थे, उसके बाद रघुनाथ राव, तो जो उनके ब्रदर थे माधवराव के, नारायण राव, वो उनकी जगह पे 5th पेशवा बन के आते हैं। और हावेवर लेकिन जो नारायण राव के अंकल हैं रघुनाथ राव, वो उनको अपने नेफ्यू को मार देते हैं और अपने आप को नेक्स्ट पेशवा डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन वो लीगल हेयर नहीं होते, उस पोजीशन के हकदार नहीं होते। नारायण राव की जो विडो बाई होती है गंगा बाई, वो एक बेटे को जन्म देती है आफ्टर द हस्बैंड डेथ, और जो न्यू इन्फेंट होता है उसका नाम सवाई होता है, 1.5 क्वार्टर। और जो माधवराव एंड ही वॉज लीगली द नेक्स्ट पेशवा, तो माधवराव और जो उसका बेटा वही लीगल पेशवा होना चाहिए। और जो 12 मराठा चीफ्स थे, जिन्हें 12 भाई भी बोला जाता था,
तो वही इस कॉन्फेडरेसी के हेड थे। और जो बारह भाई के जो लीड कर रहे थे जो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, वो कर रहे थे नाना फर्नांडिस। उन्होंने एफर्ट किया कि वो उस जो इन्फेंट है उसको ही नेम करेंगे एज अ न्यू पेशवा, और उनकी ब्यास पे खुद रूल करेंगे एज अ रीएजेंट। अब ट्रीटी ऑफ सूरत और पुरंदर क्या होती है कि अब रघुनाथ राव कि वो अब अनविलिंग होता है कि उसकी इच्छा नहीं होती जो अपनी पोजीशन उसे मिल गई है उसे देने के लिए, तो वो अब इंग्लिश की हेल्प लेता है बॉम्बे के अंदर और एक ट्रीटी साइन करता है, दैट इज़ ट्रीटी ऑफ सूरत इन 1775। अब इस ट्रीटी में जो रघुनाथ राव है वो जो सीडेड द ट्रीटी ऑफ टेरिटरीज ऑफ सेल्सित एंड बेसिन टू द इंग्लिश। अब वो सेल्सित और बेसिन की जो टेरिटरीज होती हैं वो इंग्लिश को दे देता है, अलोंग की इनका जो रिवेन्यू का पोर्शन होता है सूरत और भरूच डिस्ट्रिक्ट से भी। और रिटर्न में जो इंग्लिश से कहता है कि वो उसे प्रोवाइड करे कि 2500 सोल्जर। और जो ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल होती है ऑन द अदर साइड ऑफ द, वो इस ट्रीटी को रद्द करती है, एक्सेप्ट नहीं करती, बिकॉज जो मेन हेड काउंसिल है वो कलकत्ता काउंसिल ही है कि बॉम्बे ने बिना उनसे पूछे कैसे कर दिया। और भेजती है जो कलकत्ता काउंसिल कॉलोनल अपटन को पुणे के अंदर कि इसे दोबारा से रिन्यू करे जाए, एक नई ट्रीटी बनाई जाए। तो फिर ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है 1776 के अंदर विद द रीजेंसी रिनाउंसिंग द रघुनाथ एंड प्रोमिसिंग हिम पेंशन, कि उनको जो भी प्रीवियस ट्रीटी थी वो कैंसिल कर दी गई कि उन्हें इतने सोल्जर्स मिलेंगे, अब उन्हें केवल पेंशन दी जा रही थी। लेकिन जो बॉम्बे गवर्नमेंट है उसने रिजेक्ट कर दिया और जो भी था जो ट्रीटी, और उसे रिफ्यूज़ कर दिया एंड गिव रिफ्यूज टू रघुनाथ राव। अब उनकी शरण में रह रहे थे। और 1777 में नाना फर्नांडिस ने वोलेट करी इस ट्रीटी को जो कलकत्ता काउंसिल ने की थी बाय ग्रांटिंग कि अब फर्नांडिस ने फ्रेंच को दे दिया एक पोर्ट वेस्ट कोस्ट पे। अब इंग्लिश ने रिटेलेट किया एक अपनी फोर्स को सेंड करके टुवर्ड द पूना की ट्रीटी इन्होंने नहीं मानी। अब बेसिकली कोर्स ऑफ वॉर देख लेते हैं। जो इंग्लिश एंड द मराठाज आर्मी है वो पुणे की आउटस्कर्ट्स पे मिलते हैं। और जो मराठा की आर्मी जो दो ज़्यादा थी इंग्लिश से, लेकिन जो इंग्लिश के पास सुपीरियर कैनन्स तोपे और एनोमिनेशंस थे। हावेवर जो मराठा आर्मी है वो लीड की जा रही थी ब्रिलियंट कमांडर द्वारा, डेट इज़ महनजी शिंदे द्वारा। और महनजी लीड द इंग्लिश आर्मी इनटू द घाट। तो जो महनजी शिंदे ने क्या किया, जो एक तालेगांव है तो वहाँ पे जो घाट होता है जो माउंटेन पास होता है दो माउंटेन उनके बीच में, उसे ट्रैप कर दिया इंग्लिश को फ्रॉम ऑल साइड और अटैक कर दिया इंग्लिश सप्लाई को एट द खपोली। तो मराठा अब यूज़ क्या करते हैं स्कोच अर्थ पॉलिसी का। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो आसपास के जो फार्मलैंड और पानी पीने के जो भी वेल्स होते हैं उन्हें पॉइजनस कर दिया जाता है, जिससे कि जब आर्मी आसपास है वो वहाँ पे सर्वाइव ना कर सके। जब भी इंग्लिश चलना स्टार्ट होते हैं तो टालीगांव में जब पहुँचते हैं तो जब चारों तरफ से घिर चुके होते हैं तो मराठा उनको अटैक कर देते हैं। अब फोर्स करते हैं उनको कि वो टू रिट्रीट टू द विलेज ऑफ वड़गांव, लेकिन अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो इंग्लिश जो आर्मी है वो सराउंड की जाती है चारों दिशाओं से मराठास के द्वारा, और उन्हें फूड और वाटर सप्लाई से भी कट कर दिया जाता है स्कोच अर्थ पॉलिसी की यूज़ करके। अब वो जो इंग्लिश है वो सरेंडर कर देते हैं बाय मिड जनवरी 1779 से, और एक साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ वड़गांव जो फोर्स करता है बॉम्बे गवर्नमेंट को। तो सारी जो भी टेरिटरीज उन्होंने ली थी मराठास से वो वापस देनी पड़ती है इंग्लिश को। ट्रीटी ऑफ सलबाई होती है 1782 में, एंड ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ द स्ट्रगल। तो अपने ट्रीटी ऑफ वड़गांव आपको पूरी ही क्लियर हो जाना चाहिए। जो वेरन हास्टिंग थे गवर्नर जनरल हैं बंगाल के, वो रिजेक्ट कर देते हैं ट्रीटी ऑफ वड़गांव को और एक लार्ज फोर्स ऑफ सोल्जर भेज देते हैं अंडर द कॉलोनल गोडर्थ, जो कैप्चर करते हैं पहले अहमदाबाद को इन फरवरी 1779, फिर बसीन को इन दिसंबर 1780। और एक अनदर जो बंगाल का डिटैचमेंट है लेड बाय कैप्टन पोपम, वो कैप्चर करते हैं ग्वालियर को इन अगस्त 1780। और फरवरी के अंदर 1781 इंग्लिश अंडर कैप्टन कैमेक फाइनली डिफीट कर देते हैं सिंधिया को एट द सिपरी। अब जो सिंधिया है वो प्रपोज करते हैं न्यू ट्रीटी बिटवीन द पेशवा एंड द इंग्लिश। और जो ट्रीटी ऑफ सलबाई है वो साइन होती है इन मे 1782 और रेटिफाई की जाती है बाय द हेस्टिंग साहब द्वारा इन जून 1782, लेटर बाय द फर्नांडिस जो 12 भाई के जो हेड थे जो पूरी मराठा कन्फेडरेसी के। और जो फर्नांडिस द्वारा भी ये ट्रीटी मान ली गई इन 1782। जो ट्रीटी है गारंटी करती थी पीस मराठा और इंग्लिश के बीच में फॉर द 20 ईयर्स।
और जो मेन प्रोविज़न क्या थे ट्रीटी ऑफ सलबाई के वो देख लेते हैं कि जो सेल्सिट है वो कंटिन्यू रहेगा इन द पोजीशन इंग्लिश के पास ही। फिर जो होल ऑफ द टेरिटरी जो एक्वायर की गई है जीती गई थी बाय द ट्रीटी ऑफ पुरंदर इंक्लूडिंग द बसीन, और दोबारा ही मराठास को दे दी जाएंगी। थर्ड है जो गुजरात के अंदर जो फतेह सिंह गेवाड़ है वो शुड रिमेन इन द पोजीशन ऑफ द टेरिटरी, जो भी वॉर से पहले उनके पास थी वो सब करेंगे पेशवा को जैसे पहले कर रहे थे। फोर्थ है कि ये जो इंग्लिश है वो ऑफर नहीं करेंगे कोई भी फर्दर सपोर्ट रघुनाथ राव को, कि जैसे कि ये उसकी वजह से ही स्टार्ट हुई थी सारी बातें कि ट्रीटी ऑफ सूरत इन्होंने साइन कराई थी। जो पेशवा है वो ग्रांट करेंगे एक मेंटेनेंस अलाउंसेस टू द रघुनाथ राव, और जो हैदर अली है वो रिटर्न करेंगे सभी टेरिटरीज जो ली गई थी इंग्लिश द्वारा एंड द नवाब ऑफ अरकोट। एंड सिक्स इज कि इंग्लिश इंजॉय करेंगे प्रिविलेज एट द ट्रेड जो ये पहले कर रहे थे। वो पेशवा सपोर्ट नहीं करेगा किसी अदर यूरोपियन नेशंस को। एट्थ इसमें कहते हैं कि जो पेशवा और इंग्लिश है वो शुड अंडरटेक डेट देयर सेवरल अलाइज शुड रिमेन एट पीस विथ वन अनदर, कि जैसे कि ट्रीटी में ऊपर बताया है कि 20 साल के लिए पीस इनके बीच में रहेगा। जो महेंद्र शिंदे हैं वो एक म्यूचुअल गारंटर रहेंगे इस जो भी ट्रीटी हुई है। अब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर देख लेते हैं कि फर्स्ट इज़ फ्रॉम 1775 टू 82, फर्स्ट इज़ फ्रॉम 1775 टू 82, तो आप इसको रिपीटेटिव याद रखेंगे। नेक्स्ट है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो 1803 से 1805 तक हुई थी। बैकग्राउंड क्या है कि जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर है वो स्टार्ट हुई थी इन सर्कमस्टेंसेस जो सिमिलर है टू दोज ऑफ द फर्स्ट, कि जब पेशवा माधवराव नारायण की जब सुसाइड कमिट कर लेते हैं इन 1795। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इन्होंने जो बाजीराव सेकंड है जो वर्थलेस सन होते हैं रघुनाथ राव के वो पेशवा बन जाते हैं, और ना जो राणा फर्नांडिस होते हैं वो खुश नहीं होते हैं बाजीराव सेकंड से कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। एंड द सेशंस अमंग द मराठास प्रोवाइडेड इंग्लिश एक अपॉर्चुनिटी कि जो इनके बीच की ही लड़ाई है उसको एक अपॉर्चुनिटी दे देता है इंग्लिश को कि वो मराठा अफेयर्स में इंटरवीन करे। और जो डेथ है नाना फर्नांडिस की 1800 के अंदर जो 12 भाई के जो लीड कर रहे थे वो ग्रुप एक अपॉर्चुनिटी दे देता है ब्रिटिश को कि एक एडवांटेज उन्हें मिल जाए। अब कोर्स ऑफ वार क्या है कि 1 अप्रैल 1801 में जो पेशवा ब्रूटली मर्डर करते थे द ब्रदर ऑफ जशवंत राव ऑल्सो कॉल्ड यशवंत राव बाय सम हिस्टोरियंस, यशवंत राव होलकर को और जो विट्ठू जी, तो जो पेशवा है वो ब्रूटली मर्डर कर देते हैं ब्रदर जो यशवंत राव जी का होता है विट्ठू जी का। तो जो गुस्से में जो यशवंत राव होते हैं वो अपनी फोर्सेस कंबाइंड फोर्सेस को अगेंस्ट द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ शिंदिया और बाजीराव सेकंड अपने स्टार्ट करते हैं बैटल। जो टर्मोल कंटिन्यू रहता है और अक्टूबर 25, 1802 के अंदर जो यशवंत है वो डिफीट कर देते हैं जो कंबाइंड आर्मी थी पेशवा और इसकी शिंदिया और बाजीराव सेकंड की एट हदसपुर नियर द पूना, और प्लेस करते हैं विनायक राव जो सन होता है अमृत राव का ऑन द पेशवा सीट, और जो डरे हुए बाजीराव सेकंड होते हैं वो बसीन में भागते हैं जहाँ पे वो इंग्लिश के साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं ऑन December 31, 1802 ट्रीटी ऑफ बसीन है। इस ट्रीटी में जो पेशवा है वो एग्रीड करते हैं कि वो रिसीव करेंगे कंपनी से एक नेटिव इन्फेंट्री 6000 ट्रूप्स की विद द यूजुअल प्रोपोर्शन ऑफ फील्ड आर्टिलरी यूरोपियन आर्टिलरी मैन अटैच टू बी परमानेंट स्टेशन होंगे उनकी ही टेरिटरी में जो हर बार ये करते थे इंग्लिश, एंड टू सी टू द कंपनी टेरिटरी यील्डिंग अ इनकम ऑफ 26 लाख की कंपनी को देंगे ये कि एक ऐसी टेरिटरी जो इनकी एनुअल इनकम जिसकी रहेगी 26 लाख, इसमें एनुअल या मंथली नहीं दिखा हुआ है। थर्ड है कि सरेंडर करेंगे सिटी ऑफ सूरत पेशवा टू द इंग्लिश। फोर्थ है कि सभी जो क्लेम्स है चौथ के ऑन द निजाम डोमिनेशंस वो सभी दिए जाएंगे, एक टाइप का टैक्स है ये। फिफ्थ है कि एक्सेप्ट करेंगे कंपनी की आर्बिट्रेशन सभी डिफरेंट सीज में जो भी इनके बीच में और निजाम के बीच में एंड द गेबार्ड्स, और नॉट टू कीप द एम्प्लॉयमेंट यूरोपियंस ऑफ एनी नेशन एट द वॉर विद इन द इंग्लिश, जो पहले भी ट्रीटी में इन्होंने रखा था जो हमने ऊपर पढ़ी थी ट्रीटी ऑफ सलबाई, तो यूरोपियंस को नहीं ऐड करेंगे किसी और दूसरे नेशन के। एंड लास्ट है कि टू सब्जेक्ट इज रिलेशन विद द अदर स्टेट टू द कंट्रोल ऑफ द इंग्लिश, कि जो भी इनके रिलेशन दूसरे स्टेट के साथ होंगे वो इंग्लिश के ही अकॉर्डिंग होंगे। रिड्यूस टू वेसलेज, कि जब पेशवा एक्सेप्ट कर लेते हैं सब्सिडरी अलायंस जो शिंदे और भोसले हैं वो अटैम्प्ट करते हैं दोबारा
कि वो सेव करे मराठा का इंडिपेंडेंस। लेकिन वेल प्रिपेयर्ड जो ऑर्गेनाइज आर्मी होती है इंग्लिश की अंडर द अर्थर वेलेस से, वो दोबारा इनको हरा देती है। जो कंबाइंड फोर्सेज होती हैं शिंदे और भोसले की, और उन्हें फोर्स करते हैं कि कंक्लूड करें एक सेपरेट सब्सिडरी टेरिटरीज इंग्लिश के साथ। तो बेसिकली इसमें ट्रेटीज़ ही ट्रेटीज़ हैं। अब अलग अलग इनकी जो ट्रेटीज़ हैं वो भी देखेंगे अभी आगे। और 1804 के अंदर जो वो यशवंतराव होलकर होते हैं, एक अटैम्प्ट करते हैं कि वो फॉर्म कर सकें कोलिशन इंडियन रूलर्स के साथ, जिससे दोबारा फाइट करें इंग्लिश को। लेकिन इनका जो अटैम्प्ट होता है ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। जो मराठास हैं वो डिफीट हो जाते हैं, जो रिड्यूस टू केवल एक ब्रिटिश के बंदिश बन के रह जाते हैं, और चारों दिशाओं से वो आइसोलेट हो जाते हैं। और जो डिफीट है भोसले की, उससे ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ देवगांव। अब डिफीट है जो सिंधिया की, उससे जो ट्रीटी होती है द ट्रीटी ऑफ सुरजैन जनगांव। एंड लास्ट जो डिफीट ऑफ होलकर, जो हमने ऊपर भी डिफरेंट एरिया के पढ़े थे, आप कमेंट में जरूर बताएं, जैसे पेशवा ऑफ पूना, तो ऐसे भोसले ऑफ नागपुर, होलकर इंदौर, ये सभी इनके साथ जो होलकर है उसके साथ ट्रीटी होती है ऑफ राजपुर घाट। सिग्निफिकेंस क्या है ट्रीटी ऑफ बसीन की? जो ट्रीटी है वो पेशवा द्वारा साइन की गई थी, जिनके पास पॉलिटिकल अथॉरिटी की कमी हो रही थी, और जो उन्होंने इंग्लिश के सपोर्ट ली थी। जो प्रोविज़न है कीपिंग द इंग्लिश ट्रूप्स परमानेंटली इन मराठा टेरिटरी के अंदर रखने की बात हुई थी, वो एक स्ट्रेटेजिकल बेनिफिट था उनके लिए, इंग्लिश के लिए। एंड द कंपनी ऑलरेडी हैड अ ट्रूप इन मैसूर, कि टर्म के जो ट्रूप्स थे ऑलरेडी मैसूर के अंदर भी थे, हैदराबाद में भी थे, लखनऊ में भी थे, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं कि कैसे ये पहले बंगाल को जीतते आ रहे थे, फिर औध को, देन मैसूर, नाउ मराठा, पूरे इंडिया को ही जीत रहे थे और अपने ट्रूप्स डिफरेंट एरिया में प्लेस कर रहे थे। अब एडिशन ऑफ द पूना ऑन द लिस्ट, अब जो एडिशन हो गया पूना का, कि पूना में भी मराठास में भी इनके जो ट्रूप्स हैं वो हाई कंपनी के, और नाउ इवेंचुअली स्प्रेड कर दें कुछ भी रस्ट एनी प्लेस विदाउट मच डिले। कि इससे क्या हुआ कि जब सभी प्लेसेस में इनके ट्रूप्स आ गए, तो कहीं भी अगर कुछ लड़ाई होती है तो इनके जो ट्रूप्स हैं इमिडिएटली वहाँ पे पहुँच जाएंगे विदाउट एनी डिले। जो ट्रीटी है बसीन की, कि वो इंडियंस के कुछ नहीं देता, डिड नॉट हैंड ओवर इंडिया टू द कंपनी ऑन अ प्लेटर। इट वाज अ मेजर डेवलपमेंट इन दैट डायरेक्शन, कि जो ट्रीटी ऑफ बसीन जो दो है, कि दो जो ट्रीटी ऑफ बसीन है वो इंडिया को हैंड ओवर नहीं कर देता कंपनी को, वो एक मेजर डेवलपमेंट है इस डायरेक्शन में। और जो कंपनी है नाउ वेल प्लेस टू एक्सपेंड कर सके अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। और इस सर्कमस्टेंसेज में ऑब्जर्वेशंस दैट द ट्रीटी गेव द इंग्लिश, कि वो की टू इंडिया, कि इसी ट्रीटी से कि इंग्लिश को एक चाबी मिल गई टू द इंडिया। तो बेसिकली कि जो डिफरेंट इन्होंने ट्रूप्स डिफरेंट एरिया में प्लेस किए ऑल ओवर द इंडिया, उससे यही ईजी हो गया कि अब विदाउट डिले जब भी इनको कहीं नीड होगी पूरे इंडिया, तो इमिडिएटली इनकी जो ट्रूप्स हैं वो पहुंच जाएंगे। अब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर देख लेते हैं, कि 1817 से 1819 तक है। इसका बैकग्राउंड क्या है कि जो लॉर्ड हेस्टिंग होते हैं उनका इम्पीरियलिस्ट डिज़ाइन होता है कि वो इम्पोज करें ब्रिटिश की पैरामाउंटेसी। और जो चार्टर होता है 1813 का, जो उन्हें पॉलिटी में भी फर्स्ट चैप्टर में भी देखा है और इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसकी मोनोपोली है ट्रेड की चाइना के अंदर, एक्सेप्ट टी, तो याद रखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, वो एंड हो जाती है इससे। हैंस जो कंपनी है उसकी नीड हो जाती है ज़्यादा मार्केट की, जब चाइना में नहीं है तो कहाँ जाएगा, तो इंडिया की तरफ वो देखते हैं। तो जो पिंडारीज होते हैं वो मेड अप ऑफ मैनी कास्ट और क्लासेस, वो जो मराठास आर्मी है उनसे ही अटैच रहते हैं, कि जब भी नीड पड़ती है, कि जब भी मराठास वीक पोजीशन में होते हैं तो पिंडारीज उनके साथ रहकर फाइट करते हैं। लेकिन जब मराठास भी वीक हो चुके थे, जो पिंडारीज थे उन्हें भी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था। इससे क्या हुआ कि जो नेबल्स ट्रीटी जो टेरिटरीज थी वहाँ पे उन्होंने चोरी जो रॉबरी है वो करनी स्टार्ट कर दिया, इंक्लूडिंग दोज ऑफ द कंपनी। अब इंग्लिश ने चार्ज किया मराठास को कि वो उन्होंने जो पिंडारिस को शेल्टर दिया था उसके लिए भी, जो पिंडारिस के लीडर थे लाइक अमीर खान एंड कारिम खान, उन्होंने सरेंडर कर दिया। लेकिन जो चिट्टू खान थे वो जंगल में भाग गए। जो ट्रीटी ऑफ बसीन थी उसे डिस्क्राइब किया जाता है एज अ ट्रीटी विद अ चीपर या पेशवा वॉन्टेड द फीलिंग ऑफ द अदर मराठा लीडर, कि दे सो द ट्रीटी एज एन एब्सोल्यूट सरेंडर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि जो हम ऊपर भी देख चुके हैं कि ये की देती थी इंग्लिश को टू द इंडिया, तो ये देखी जाती थी एज अ कि एब्सोल्यूट सरेंडर कर दिया मराठास ने अपनी इंडिपेंडेंस को। जो लॉर्ड हेस्टिंग थे का एक्शन था टेकन अगेंस्ट द पिंडारीज वो सीन एज अ ट्रांसगेंसीज, कि जो भी मराठास की जो सोवरेनिटी है उसे ले लिया गया, वो ऐसा देखा जा रहा था।
एंड दे सर्व टू वंस अगेन टू यूनाइट कर सकें, जिससे मराठा के जो संघ है कन्फेडरेसी उसे दोबारा से यूनाइट करने का। एंड जो बाजीराव सेकेंड है मेड अ लास्ट बीट इन 1817। ये अटैम्प्ट करते हैं एक कि दोबारा यूनाइट कर सके मराठा कन्फेडरेसी को, कि एक साथ जो मराठा चीफ है उनको एक यूनिफाई करते हैं अगेंस्ट द इंग्लिश इन अ कोर्स ऑफ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। अब कोर्स ऑफ वॉर में क्या होता है, जो मराठा होते हैं वो अटैक करते हैं ब्रिटिश रेजिडेंसी को पूना के अंदर। जो अप्पा साहिब होता है ऑफ द नागपुर, वो अटैक करते हैं जो नागपुर की रेजिडेंसी को। होलकर प्रिपरेशन कर रहे होते हैं फॉर द वॉर की, बट बाय देन जो मराठा है वो लॉस कर चुके थे सभी एलिमेंट की जो चाहिए उन्हें कि ग्रेट पावर में आने के लिए। जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन थी मराठा स्टेट की वो कन्फ्यूज थी, इनएफिशिएंट थी। और जो जसवंत राव होलकर की डेथ के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ जसवंत राव होलकर, तुलसीबाई एंड द होलकर्स फेवरेट की जो वाइफ थी उनकी केम टू द हेल्म ऑफ अफेयर इन द पूना। तो एक क्लेवर और इंटेलिजेंट वूमन थी, वो एडमिनिस्टर नहीं कर पा रही थी स्टेट को प्रॉपरली बिकॉज ये अनवर्दी मैन से इन्फ्लुएंस हो गई थी, सच एज बलराम सेठ एंड आमिर खान जो पिंडारीपुरम में पढ़े थे। जो भोसले हैं एट द नागपुर एंड द शिंदिया ग्वालियर के अंदर हेड ऑल्सो भी वो भी बिकम वीक हो चुके थे। सो जो इंग्लिश है उन्होंने दोबारा इनको डिफीट किया और कामयाब हुए। और रिजल्ट क्या हुआ कि जो पेशवा वो डिफीट हुए एट द खिड़की, भोसले एट द सीतापुली एंड होलकर एट मिदनापुर, नॉट मिदनापुर इट्स महिदपुर। जो सम इम्पोर्टेंट ट्रेडिटीज़ हैं यहाँ पे भी साइन की गई, हम ऊपर भी इतने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जून में जो पेशवास के साथ हुई डेट इज़ पूना में ही होगी क्योंकि वो पूना के थे, पीपीएम ने ऊपर देखा था। अब नवंबर में 1817 में ट्रीटी ऑफ ग्वालियर विद द शिंदे और होलकर के साथ जो ट्रीटी है जो इंदौर के थे, जो ट्रीटी ऑफ बट मंडासूर। अब जून 1818 में जो पेशवा इनिशियली सरेंडर कर दिया था एंड मराठा कन्फेडरेसी जो डिसोल्व हो चुकी थी, जो पेशवाशिप थी वो बिल्कुल ही अबोलिश हो चुकी। और जो पेशवा बाजीराव है बिकेम अ ब्रिटिश रिटेनर की, और एक बेटोर नियर कानपुर के अंदर जो प्रताप सिंह है एक लीनियर जो डिसेंडेंट थे शिवाजी के, वो रूलर बना दिए गए स्मॉल प्रिंसिपलिटी के सतारा, जो हमने देखा था साहू ने जीती थी फॉर्म आउट ऑफ द पेशवा डोमिनियन। अब दिखा रहे हैं कि मराठा लॉस्ट क्यों हुए, कि सेवरल रीज़न थे कि मराठा की डिफीट की हुई। उनमें से जो मेन रीज़न दिए मैंने कि इनएप्ट लीडरशिप, कि कोई लीडरशिप के स्किलफुल लीडरशिप नहीं थी, कि मराठा स्टेट एक डेस्पोटिक नेचर था, कि सत्तावादी की जो पर्सनैलिटी और करेक्टर थी हेड ऑफ द स्टेट की, ग्रेट बियरिंग ऑन द अफेयर ऑफ द स्टेट, कि उसका पूरा ही इफेक्ट पड़ता है जो भी इवेंट्स होते हैं स्टेट के। बट अनफॉर्चुनेटली जो लेटर मराठा लीडर्स थे, जो बाजीराव सेकंड, दौलत राव शिंदे और जसवंत राव होलकर, जो उन्हें पढ़ा था कि बाजीराव सेकंड दे आर ये सन थे ऑफ द रघुनाथ राव, ये वर्थलेस थे और सेल्फलेस लीडर थे। दे वर नो मैच फॉर द इंग्लिश ऑफिशियल्स, जो एल्फिस्टोन्स है, अर्थर वेलेस्ले, जो लीड कर रहे थे इंग्लिश को कि जिससे कन्केयर किया जा सके नेपोलियन को। सेकेंड है डिफेक्टिव नेचर मराठा स्टेट का, जो कोहेशन ऑफ द पीपल ऑफ द मराठा स्टेट वो ऑर्गेनिक नहीं था, एक आर्टिफिशियल और एक्सीडेंटल था, और कोई भी एफर्ट नहीं बनाए जा रहे थे फ्रॉम द डेज ऑफ द शिवाजी की एजुकेशन के लिए इम्प्रूवमेंट किया जाए, कम्युनल इम्प्रूवमेंट किया जाए, यूनिफिकेशन किया जाए लोगों का। और जो राइज है मराठा स्टेट का वो बेस था रिलीजनल नेशनल मूवमेंट के ऊपर। और जो डिफेक्ट था मराठा स्टेट का बिकम अ ग्लेरिंग व्हेन दे हैड टू कंटेंट विद द यूरोपियन, और जो यही डिफेक्ट था वो उन्हें झेलना पड़ा जब उन्हें यूरोपियंस पावर के अगेंस्ट लड़ना था। और यूरोपियन पावर अपने आप को ऑर्गेनाइज किए हुए हैं ऑन द बेस्ट पैटर्न ऑफ द वेस्ट, कि वो एजुकेशन के रिगार्डिंग भी इम्प्रूवमेंट है और यूनिफिकेशन भी है टूवर्ड द नेशन, जो हमने प्रीवियस चैप्टर इंडिया इन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट में भी पढ़ा था। थर्ड है कि लूज पॉलिटिकल सेटअप, कि जो मराठा एम्पायर है वो द लूज कॉन्फेडरेशन, एक लूज संघ है अंडर द लीडरशिप छत्रपति की। और लेटर फिर पेशवा जो डिफेक्टर रूलर बन गए थे, जो पावरफुल चीफ थे सच एज गेवाड़, होलकर, शिंदे और भोसले, वो सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम्स उनके अपने अपने बने हुए थे, कि ये यूनिफिकेशन नहीं था। फर्दर दे एग्जिस्टेड इरकोंसिलेबल हॉस्टिलिटी बिटवीन द डिफरेंट यूनिट ऑफ कॉन्फेडरेसी, कि इनके बीच में ही कि आपस में इनकी लड़ाई हो रही थी। और जो मराठा चीफ्स थे मैनी टाइम टुक साइड्स बिट वन और अनदर, जो आपको बताया जा रहा था कि एक दूसरे की साइड ले रहे थे, ना कि एक यूनिफाइड नेशन के रूप में उभरे। एंड द लैक ऑफ कोऑपरेटिव जो स्पिरिट की कमी की वजह से अमंग द मराठा चीफ
प्रूव हुआ डेट्रीमेंटल मराठा स्टेट के लिए ही। इन्फीरियर मिलिट्री सिस्टम कि दो फुल ऑफ पर्सनल पावर्स और विलो जो मराठा वो इन्फीरियर थे इंग्लिश से इन द ऑर्गेनाइजेशन फोर्स में अपनी वीपर में, और डिसिप्लिन कर सके एक्शंस को। इनफेक्टिव लीडरशिप थी और जो सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसी थी ऑफ डिवाइडेड कमांड अकाउंटेड फॉर मच ऑफ द मराठा फेलियर। बेसिकली जो मॉडर्न टेक्निक्स जो है अडोप्ट की जा रही थी बाय द मराठाज वो इनएडुकेट थी। जो मराठाज ने नेगलेक्ट किया जो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है आर्टिलरी, जो एक मूवमेंट होता है कि ग्रुप का कि मिलिट्री के अंदर दो जो पूना गवर्नमेंट है उसने सेटअप भी किया था एक आर्टिलरी डिपार्टमेंट, लेकिन वो हार्डली फंक्शन कर पाए इफेक्टिवली। फिफ्थ है अनस्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी, जो मराठा लीडरशिप है वो फेल कर पाई कि इन्वॉल्व कर सके स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी जो सूट द चेंजिंग नीड ऑफ द टाइम। और कोई इंडस्ट्री नहीं थी, फॉरेन ट्रेड ओपनिंग भी नहीं थी। सो जो इकोनॉमी है मराठा की वॉज नॉट कंड्यूसिव टू अ स्टेबल पॉलिटिकल सेटअप की इकोनॉमी से ही कि जब होती है कि तभी आपका जो वॉर है मटेरियल तो पूरा सेटअप हो पाता है जब आपकी इकोनॉमी। ऑन द अदर साइड जो इंग्लिश थे उनकी तो हमने देखा था कि फाइनेंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो कोई भी वॉर आराम से फाइनेंस कर पा रहे थे। लास्ट है सुपीरियर, ये 6 पॉइंट, सुपीरियर इंग्लिश डिप्लोमेसी एंड एस्पियोनेज। जो इंग्लिश थे एक बेटर डिप्लोमेटिक स्किल था कि जिससे वो जीत पाएँ अपने भी अलायंस को और अपने एनिमी को आइसोलेट कर पाएँ। और जो डिसयूनिटी थी कि मराठा चीफ्स के बीच में वो इंग्लिश का ये टास्क और सिंप्लीफाई कर दिया। और डिप्लोमेटिक जो सुपीरियरिटी थी अनेबल करती थी इंग्लिश को कि वो एक टू टेक अ क्विक ऑफेंसिव अगेंस्ट द टारगेट, कि वो पूरे ही पॉलिटिक्स में जो उनके डिप्लोमेटिक स्किल थी कि जो सामने वाले अपना ओपोनेंट है उसकी जो सिचुएशन को देख के अटैक करना, उसमें ये पूरे ही माहिर हो चुके थे। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव इंग्लिश आउटलुक। देन फिर इन द एंड इट कंक्लूड किया गया जो इंग्लिश है वो अटैक अ डिवाइडेड हाउस जो विच स्टार्टेड क्रम्बिंग फ्रॉम अ फ्यू पुशेस, कि यही बोला कि जो इंग्लिश ने अटैक किया जो डिवाइडेड हाउस था ऑलरेडी बिकॉज ये यूनिट नहीं थे। इसमें लास्ट है कि प्रोग्रेसिव इंग्लिश आउटलुक एंड जो इंग्लिश थे वो रिजुनेट हुई बाय द फोर्सेज ऑफ रिनेंसेंस, जो रीबर्थ की होती है बाय द शिगलेस ऑफ द चर्च, और दे वर डिवोटिंग देयर एनर्जीज टू साइंटिफिक इन्वेंशंस, एक्सटेंसिव ओशन वॉइजेस एंड द एक्विजिशन ऑफ द कॉलेजेस। और इंडियंस हैं दूसरी तरफ वो स्टिल कहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, जो उनका ओल्ड डोगमा है। तो बेसिकली जो इंग्लिश और जो दोनों के माइंडसेट के बारे में बात की जा रही है, इंग्लिश रिनाइसेंस की फीलिंग से चल रहे थे, जो रिवर्थ की फीलिंग है टुवर्ड द साइंटिफिक इन्वेंशन और ओशन की यात्रा करने के लिए कि डिफरेंट चीज़ों को ढूंढने के रिगार्डिंग कॉलोनीज़ को एक्वायर करें। लेकिन इंडिया जो है ओल्ड डोगमा उसमें ही चल रहे थे। जो मराठा लीडर थे जिन्हें कम पेड किया जाता जिससे कि टू द मंडे लीडर ऑफ द स्टेट बिकॉज इकोनॉमी ऑलरेडी डाउन है। तो बेसिकली माइंडसेट का डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। तो हमारा जो मराठा एंग्लो मराठा